फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर यही है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आप अगर ये चैप्टर पढ़ते हो तो इसके ऑप्शन में आपके दो चैप्टर और आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपके कार्बधातुक यौगिक और एक आता है आपके विषम चक्रीय यौगिक। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये एक चैप्टर पढ़ो या फिर दो चैप्टर पढ़ो। ठीक है, तो हम ये वाला चैप्टर करने जा रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप ध्यान रखना कि मैंने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप पहले वो वीडियो देखना, तभी इस वीडियो के अंदर हम उनका यूज करेंगे। जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उनके कुछ गुणों का अपन यहाँ पर यूज करेंगे, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी अपन पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके अंदर हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कौन कौन से हैं? TMS हो गया, परिरेक्षण विपरीक्षण हो गया, रासायनिक विस्थापन हो गया, युग्मन युग्मन विपाटन हो गया और युग्मन स्थिरांक। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ये युग्मन स्थिरांक क्या है, आपके 2020 के अंदर आ चुका है। युग्मन स्थिरांक आपके 2020 के अंदर आ चुका है, तो हम इसकी केवल एक परिभाषा है, सिंपल सी वो परिभाषा लिखकर इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। मेन हमको समझने ये चार टॉपिक। ठीक है, तो अपन इनको समझने से पहले थोड़ी सी छोटी छोटी बातें जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है वो हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। मतलब आपकी क्या होता है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट 8 नंबर में 3 नंबर में एक सवाल आता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझो। तो अभी जो हम करने वाले वो आपको एग्जाम में लिखना है। फिर तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेडियो आवर्ती तरंगों के द्वारा, रेडियो आवर्ती तरंगों, ये ध्यान रखना, कौन सी तरंगे? रेडियो आवर्ती तरंगों के द्वारा किसी दिए गए प्रतिदेश, प्रतिदेश का मतलब होता है जो भी आपको सैंपल दिया जाता है, मतलब जो भी आपको कंपाउंड दिया जाता है, के नाभिकों का अध्ययन किया जाता है और उनसे संबंधित स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मतलब क्या है कि आपको जैसे कोई भी कंपाउंड दे देता है, तो उन कंपाउंड को आपको क्या किया जाता है, आपकी जो रेडियो आवर्ती तरंगों को उस पर डाला जाता है। तो फिर उसके नाभिकों के अंदर जो भी परिवर्तन होता है, कौन सी तरंगे डाली जाती है? रेडियो आवर्ती तरंगे डाली जाती है। तो फिर उसके जो भी आपके कंपाउंड अणु है, उसके नाभिक में जो भी परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये परिभाषा हो तो आपको ये वाली परिभाषा लिखनी है। अब जैसे देखो कि आपको पता है कि ये आपके नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या आपके इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये भी आपको पता है। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये कोणीय संवेग उत्पन्न करता है। कोणीय संवेग उत्पन्न करता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, जिसे हम किस सूत्र से निकालते हैं? रूट S+1 इंटू H/2π। मतलब मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके कोणीय संवेग अपन किस सूत्र से निकालते हैं? S+1 ये अंडर रूट के अंदर और इंटू H/2π होता है। S क्या होता है आपके यहाँ पर? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, ये होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही नाभिक है, ये जो नाभिक है वो अपन एक्सपर्ट क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। नाभिक के अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये अपना एक्सपर्ट क्या करता है? चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है? एक चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। नाभिक भी क्या करता है? अपने एक्सपर्ट चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये भी क्या उत्पन्न करता है? एक कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, जिसे अपन कहते हैं नाभिकीय कोणीय संवेग है। क्या कहते हैं? नाभिकीय कोणीय संवेग कहते हैं। नाभिकीय कोणीय संवेग कहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रहा है तो अपन इसे सिंपल कोणीय संवेग कहेंगे, और नाभिक के कारण अगर कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? नाभिकीय कोणीय संवेग कहते हैं। और ये किस सूत्र से निकाला जाता है? इसका सूत्र होता है रूट I+1 इंटू H/2π। ठीक है, तो नाभिकीय कोणीय संवेग क्या होता है? रूट I+1 H/2π। ठीक है, ये होता है। जहां पर I क्या है आपके? नाभिकीय चक्रण
क्वांटम संख्या। ठीक है, आई आपकी क्या था, नाभिक के चक्र में क्वांटम संख्या होते हैं। तो अब होता क्या है, इस आई के मान पर निर्भर करता है, इस आई के मान पर निर्भर करता है कि अब मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। मतलब जो भी आपकी आई है, नाभिक के चक्र में क्वांटम संख्या है, ये बताता है कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखा, अणु दे रखा है, उसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे अगर है ना आई का मान अगर आपके एक तो या तो जीरो आ सकता है या आई का मान जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आ सकता है। आई का मान या तो आपके जीरो आएगा या आई का मान जीरो नहीं आएगा। तो यदि आई का मान जीरो आता है तो आप ध्यान रखना कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेगा। ये एनएमआर अगर आई का मान जीरो है तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। और अगर जीरो नहीं आया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका मान आई का मान, तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब आई का मान जीरो आता है तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब इससे अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आई का मान जीरो नहीं आया, जीरो से अलग आया, मतलब जैसे एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, 1/2, 3/2 ऐसा कुछ आ गया, तो वो क्या करेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेगा। अब देखो कब आई का मान जीरो आता है और कब जीरो नहीं आता है। तो देखो नाभिक है, जो आई का मतलब क्या होता है, नाभिक होता है ना। आई मतलब क्या, नाभिक। और नाभिक किससे मिलकर बना, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो यदि ध्यान रखना, आई जीरो कब आएगा, जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आई का मान जीरो कब आएगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो, सम संख्या में हो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम संख्या में हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए। जैसे देखो उदाहरण, आपके पास में कार्बन 12 6 है ना, ये आपके पास में कार्बन है। अगर मैं इसमें पूछूं प्रोटॉन कितने हैं, तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसके पास में 6 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटाकर, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटाकर। मतलब 12 में से अगर 6 गए तो न्यूट्रॉन भी कितना आया, आपके 6 आया। तो देखो प्रोटॉन भी कितना आपके 6, न्यूट्रॉन भी कितने 6, और दोनों क्या है, सम है, दोनों क्या है, सम है। तो आई इक्वल टू आपकी क्या आएगा, जीरो आएगा। आई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करेगा। अब देखो जीरो कब नहीं आता है, आई जीरो कब नहीं आता है, जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो, विषम हो या विषम या सम हो, विषम व सम दोनों हो। देखो या तो क्या होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विषम होने चाहिए, विषम संख्या में होने चाहिए, या प्रोटॉन विषम हो न्यूट्रॉन सम हो। इसको देखना, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसा आपके पास में है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन विषम हो। ये आपके पास में हाइड्रोजन 2 और 1, ठीक है। हाइड्रोजन ये होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 2 होती है। प्रोटॉन कितने इसके, ये प्रोटॉन की संख्या होती है 1। न्यूट्रॉन कितने, तो 2 में से 1 को घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दो, 2 में से 1 है तो 1। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो याद रखना, इसके लिए आई का मान जीरो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं जैसे विषम और समूह। जैसे आपके पास में है कार्बन का लेते हैं, कार्बन 13 और 6, इसके अंदर अपन ने कार्बन 12 और 6 लिया है। ये कार्बन का एक और समस्थानिक होता है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 13 में 6 गए तो 7 है। तो देखो प्रोटॉन कितना आपके 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 7 है, एक सम है एक विषम है। तो इन दोनों केस में आई का मान आपको जीरो प्राप्त नहीं होगा। और अगर आई का मान जीरो प्राप्त नहीं होगा तो ध्यान रखना कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे। तो मैंने इतना इसलिए बताया कि अगर आपके एग्जाम के अंदर आए 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाओ, तो पहले तो आपको परिभाषा लिखनी है जो मैंने लिखी थी। फिर क्या करना है, ऐसे आपको बताना है, 2 फॉर्मूले लिखना है, रूट s+1 h/2 पाई और रूट i+1 h/2 पाई लिखना, ठीक है।
ठीक है, आपको बताना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग ये होता है, उसी प्रकार नाभिक भी अपने एक्स के चारों चक्कर लगाता है, जिसके कारण उसका कोणीय संवेग होता है आपके √I+1 इंटू h/2π होता है। और फिर ये वाला करके बताना है कि जब I = 0 तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित नहीं करते हैं, और जब I = 0 के बराबर नहीं हो, जब I का मान 0 के बराबर नहीं तो वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करते हैं। और फिर ये वाला बताना है कि कब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम होंगे, विषम होंगे। तो ये आपकी एक परिभाषा कंप्लीट हुई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब अपन इसमें थोड़े से और टॉपिक है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर आपके वैसे इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने आपके लिखे थे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको समझने के लिए पहले आपको जो अभी अपन कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। तो इसलिए वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी भी बनेगी, तो वीडियो पूरी देखना। अब जैसे अपन दूसरा हम समझते हैं, आपके एक आता है रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन। रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। तो देखो रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन, ये भी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं ना। तो क्या होता है, देखो रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन, जब एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की बंध लंबाई, बंध कोण आदि बराबर हो, आदि बराबर हो, मतलब जो भी हाइड्रोजन परमाणु है उसकी अगर बंध लंबाई, बंध कोण बराबर हो, यानी उनके रासायनिक वातावरण समान हो, केमिकल प्रॉपर्टीज समान हो, तो अपन उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहते हैं। और अगर रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन नहीं कहेगा तो आपको कहेगा कि समतुल्य प्रोटॉन किसे कहते हैं। तो समतुल्य प्रोटॉन की भी यही परिभाषा है, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन की भी यही परिभाषा है। देखो समझो इसको, जैसे आपके पास में ये CH4 है, क्या है आपके CH4 यानी मेथेन है। कैसे बनता है मेथेन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर मैं अभी इन हाइड्रोजन की बात करूं तो देखो ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ये भी इस बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन भी इस बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है। मतलब चारों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े हुए। ठीक है, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो जितनी ये लंबाई है, जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई है, उतनी ये लंबाई है, उतनी ये लंबाई है। मतलब मान लो कि अगर इसकी लंबाई 1 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी लंबाई भी 1 होगी, इसकी लंबाई भी 1 होगी, इसकी लंबाई भी क्या होगी, 1 होगी। मान लो कि इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, कितना है, इन दोनों के बीच के कोण का 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। चारों कोण कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो परिभाषा वापस देखो कि जब एक ही अणु में उपस्थित है, ये CH4 मेथेन अणु है आपके में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणु है कि बंध लंबाई, ये बंध लंबाई, बंध लंबाई और बंध कोण, ये आपके बंध कोण है ना, आदि बराबर हो, आदि बराबर हो, यानी रासायनिक वातावरण समान हो, उनके केमिकल गुण समान हो, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहते हैं। मतलब ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन, इन्हें अपन क्या कहेंगे, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहेंगे, या इन्हें अपन कहते हैं समतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य प्रोटॉन। ये हमने इसलिए सीखा है क्योंकि अब जब हम आगे सीखेंगे, मतलब आगे जो भी अपन सीखने वाले हैं उसके अंदर अगर मैं प्रोटॉन शब्द यूज करूं, क्या शब्द यूज करूं, प्रोटॉन शब्द, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रोटॉन शब्द का यूज करूं तो आपको ध्यान रखना है कि मैं किसका यूज करूंगा, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपके इस चारों परमाणु क्या कहलाएंगे, चारों हाइड्रोजन परमाणु आपके क्या कहलाएंगे, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहलाएंगे, है ना। वैसे हमने ये और क्यों सीखा, क्योंकि इसको अपन है ना, इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है संकेत निकालना, NMR संकेत निकालना, उसमें ये उपयोगी है ये वाली चीज। तो NMR संकेत निकालना मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके अंदर अपन इसका उपयोग करते हैं रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन, और वहां पर मैंने इनको और समझा रखा है, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। तो ये तो हो गया आपके रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन, परिभाषा देख लेना, एग्जाम के अंदर आते लिख देना, और ये एग्जाम्पल से आप ये समझा देना। अब अपन एक और चीज सीखते हैं पैमाने के बारे में, ये लास्ट है, उसके बाद में अपन TMS स्टार्ट कर देंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। पैमाना, इससे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि अपन आगे यूज करने वाला है। तो 2 तरह के पैमाने होंगे, मतलब जो आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उनके अंदर जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, नाभिकों की जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उनको 2 पैमाने से अपन नापा जाता है।
एक तो डेल पैमाना, एक होता है आपके टो पैमाना। दो तरह के पैमाने होते हैं, एक तो डेल पैमाना, एक टो पैमाना। जो हम ज्यादा इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे पैमाना, वो आपके डेल पैमाना, मतलब हम डेल पैमाने का उपयोग ज्यादा करते हैं, इसका उपयोग कम करते हैं। अब देखो डेल पैमाना कैसे बनता है, तो कुछ इस तरह से आपके डेल पैमाना होता है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे जाता है ना। यहाँ पर इधर आपके क्या होता है, डेल होता है, इस तरह से बढ़ता जाता है डेल। मतलब क्या होता है कि जैसे आपके नाभिक का कोई भी नाभिक है, उसका आपको संकेत मिला इस तरह से, तो जो संकेत मिलता है ना उसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, एनएमआर संकेत को इस तरह से। इधर भी मिल सकता है, इधर भी संकेत मिल सकता है। ये क्या मिलता है, संकेत मिलता है। अभी हम इनको समझने वाले कि कैसे संकेत मिलता है ना। तो बस डेल पैमाना होता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि डेल पैमाने के अंदर 0 इधर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इधर चलता जाता है। और टो पैमाना क्या होता है, टो पैमाने के अंदर ध्यान रखना आपको, टो पैमाना क्या होता है, टो पैमाने के अंदर वो इस तरह से होता है, जैसे इसी के अंदर मैं बता रहा हूं। टो पैमाने के अंदर इधर 10 होता है, इधर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से। टो पैमाने के अंदर इस तरह से होता है। डेल पैमाने के अंदर 0 किधर है, इधर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर। टो पैमाने के अंदर 0 किधर है, इधर है। तो टो पैमाना तो आपको चलता है इधर, और डेल पैमाना चलता है आपके इधर। बस ये ध्यान रखना है। और मैं वापिस उतर इनका जैसा आपको उपयोग नहीं ध्यान रखना, बस डेल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से पैमाना होता है और संकेत बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और एक और सूत्र ध्यान रख लेना आप, टो बराबर होता है 10 माइनस डेल। ये एक फॉर्मूला है जो ध्यान रख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता है ना। टो बराबर क्या होता है आपके 10 माइनस डेल। जैसा आपको बोल देते हैं कि किसी भी अणु का जो डेल पैमाना है वो आपको 2 प्राप्त हुआ, कितना 2 प्राप्त हुआ, तो टो कितना प्राप्त होगा, तो टो आपको हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8। पीपीएम में निकालते हैं इनको, है ना। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है पैमाने के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके असल में एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, और जो जरूर आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। कुल मिलाकर जो अपन पढ़ने वाले अब वो इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझना। तो सबसे पहले आपके जो टॉपिक है वो आपके टीएमएस। टीएमएस क्या होता है, तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो। टीएमएस होता है टेट्रा मेथिल सिलीन, टेट्रा मेथिल सिलेन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होती है। अब इसका सूत्र देख लो किस तरह से होता है। तो इसका सूत्र होता है ऐसे, सिलेन मतलब सिलिकॉन और मेथिल मतलब CH3। ये CH3, इधर भी आपके CH3, इधर भी CH3, इधर भी आपके CH3। तो ये होता है आपके TMS, टेट्रा मेथिल सिलेन। इस तरह से इसकी संरचना होती है। अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएमएस को समझाओ, इसको समझाओ। यह पूछा जाता है कि एनएमआर संकेत को प्राप्त करने के लिए, सुनना, एनएमआर संकेत को प्राप्त करने के लिए किस संदर्भ संकेत का उपयोग किया जाता है। इसका एक और नाम क्या है, टीएमएस का। टीएमएस का एक और नाम है संदर्भ संकेत। इसका एक और नाम है संदर्भ संकेत है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है। मतलब मान लो कि आपको कोई अणु देता है और उसमें पूछता है कि उसका संकेत बताओ, तो अपन जो संकेत निकालते हैं ना वो इसके सापेक्ष निकालते हैं। इसको ऐसे और समझो कि जैसे आपने 12th क्लास के अंदर अगर विद्युत अपघट्य वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया होगा। जैसे इस तरह से आपके होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और आपके सवाल आता है कि इलेक्ट्रोड के विभव को बताओ। तो आप क्या करते हो, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को आप क्या कर लेते हो, कह देते हो कि इसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात है। आप क्या मानते हो, आप मानते हो कि इस इलेक्ट्रोड का विभव आपको पहले से ज्ञात है, विभव पहले से ज्ञात है, और फिर इसके सापेक्ष आप इसका विभव क्या करते हो, ज्ञात करते हो, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा ना, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके सापेक्ष आप क्या करते हो, इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हो। इस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष आप क्या करते हो, इसका इलेक्ट्रोड ज्ञात करते हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हो। इसका आप कितना मानते हो, इसका आप 0 मानते हो इलेक्ट्रोड विभव, और फिर इसी के सापेक्ष आप इसका इलेक्ट्रोड ज्ञात करते हो। तो इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, इस टीएमएस के सापेक्ष दूसरे जो अणु होते हैं उनका संकेत ज्ञात करते हैं। उनके क्या ज्ञात करते हैं, संकेत ज्ञात करते हैं। और टीएमएस का इसका जो संकेत होता है, इसका वो कितना होता है, 0 होता है। इसका संकेत कितना होता है, 0 होता है। जैसे वो स्केल, लेकिन अभी
ये आपने डेल वाली स्केल देखी, तो जो इसका संकेत बनता है ना वो यहाँ पर 0 पे प्राप्त होता है। इसका संकेत आपको कहां पर प्राप्त हो जाएगा, इस 0 पर आपको इसका संकेत क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इस तरह से इसका संकेत प्राप्त हो जाएगा इसी जगह पर। और दूसरे अणु होगा उसका इसके सापेक्ष मान लो इधर प्राप्त हो जाएगा, इधर प्राप्त हो जाएगा, तो फिर अपन इसके सापेक्ष क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि इसका संकेत कितना प्राप्त होगा इसके सापेक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था एक बार वापिस सुनना इसका टीएमएस का, फिर जो मैं लिख रहा हूं वो अब आपको एग्जाम में लिखना है कि टीएमएस का उपयोग संदर्भ संकेत के रूप में किया जाता है क्यों। ठीक है, संदर्भ संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्यों। तो देखो सबसे पहला गुण तो इसका ये है कि टीएमएस की संरचना के अंदर देखो कि इसके पास में सिलिकॉन कितने हाइड्रोजन परमाणु है। सबसे पहले देखो इसके पास में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 हाइड्रोजन परमाणु है। और हाइड्रोजन परमाणु को मैंने अभी क्या बोला, क्या हम यूज करेंगे, प्रोटॉन यूज करेंगे। तो 12 प्रोटॉन इसके पास में, तो ये 12 प्रोटॉन क्या करते हैं, एक संकेत देते हैं। कितना संकेत देते हैं, 12 प्रोटॉन एक संकेत देते हैं। अब एक संकेत कैसे दिया था उसके लिए वो पिछली वाली वीडियो जरूर देखना है, एनएमआर संकेत के ना। 12 प्रोटॉन एक संकेत देते हैं। जैसे मान लो ये आपके पैमाना है, ठीक है, इधर 0 लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन कितने, 12 प्रोटॉन संकेत एक दे रहे हैं, मतलब 12 प्रोटॉन एक संकेत देंगे। जैसे देखो एक प्रोटॉन ने एक संकेत दिया, दूसरे प्रोटॉन जो संकेत देगा वो यही देगा, तीसरा भी आपको यही देगा, चौथा भी यही देगा, पांचवा भी यही देगा। तो जो आपको ये संकेत प्राप्त हो रहा वो कैसा संकेत प्राप्त होगा, प्रबल संकेत प्राप्त होगा, उच्च संकेत प्राप्त होगा। मतलब अगर सिंपल एक बार संकेत प्राप्त होता तो इस तरह से प्राप्त होकर गायब हो जाता, लेकिन 12 प्रोटॉन एक बार संकेत देंगे ये आपकी क्या हो जाएगा, डार्क होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, मतलब ये आपको आसानी से संकेत दिखाई देगा। ठीक है, तो 12 प्रोटॉन एक संकेत देते हैं, एक संकेत देते हैं मतलब आप इसको बोलोगे कि 12 प्रोटॉन उच्च संकेत देते हैं ना, 12 प्रोटॉन उच्च संकेत बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिखना उसके अंदर 12 प्रोटॉन उच्च संकेत बनाते हैं। फिर दूसरा आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये आपको दिख रहा है टेट्रामेथिल सिनेल है ना, या टीएमएस जो आपको दिख रहा है, इसमें देखो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, और इसकी संयोजकता देखो पूरी 4 हो रही है, 1, 2, 3 और 4, मतलब सिलिकॉन की संयोजकता आपकी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और जब इसकी संयोजकता पूरी हो रही है तो ये न तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है और न किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये रासायनिक रूप से क्या होता है, अक्रिय होता है। क्या होता है ये है रासायनिक अक्रिय होता है। अक्रिय होने का मतलब क्या, किसी दूसरे परमाणु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब जो भी आपको दूसरा कोई कंपाउंड देगा ना उससे ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, तो न तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉन इसे कोई देना चाहता है, नहीं लेना चाहता इससे। ठीक है, तो दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना कि रासायनिक अक्रिय होता है। तीसरा होता है कि इसका क्वथनांक है, क्या होता है इसका क्वथनांक है, कितना होता है, 300 केल्विन। इसका क्वथनांक कितना होता है, 300 केल्विन होता है, जो कम होता है, क्या होता है, कम। टीएमएस का क्वथनांक कितना होता है आपके, 300 केल्विन होता है, जो कम होता है। अब जैसे देखो कि इसका क्वथनांक कम है, मान लो कि आपको दूसरा कोई अणु दिया, इसके सापेक्ष उसका क्या कर लिया आपने, संकेत ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया आपने, संकेत ज्ञात कर लिया उसका। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे कि उस अणु को थोड़ा सा कि अगर आपने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो ये क्या होगा, इसका क्वथनांक कम होने के कारण ये गायब हो जाएगा, वहां से उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब बॉयल होकर वहां से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्वथनांक कम होने के कारण भी क्या करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं, है ना। मतलब मान लो आपकी जो आपने संकेत के लिए इसको यूज किया और जो आपके अणु है उसका आपको संकेत मिल गया, तो फिर आप उसको गर्म कर दो थोड़ा सा, तो ये भाई साहब क्या हो गया, क्वथनांक कम होने के कारण क्या होंगे, वहां से गायब हो जाएंगे, मतलब वहां से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है चौथा पॉइंट कि यह सभी कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। विलय होता है मतलब जो भी आपको कंपाउंड देंगे, अणु देंगे, उनके अंदर आसानी से घुल जाता है, और आसानी से घुल जाता है तो फिर अपन इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या करेगा, आसानी से उस अणु का भी संकेत बनाएगा और खुद का भी संकेत बना सकता है ना। संकेत वापिस बोल रहे, संकेत मतलब इस तरह से इसके संकेत बनते हैं।
ये संकेत ही बनते हैं। अभी और अपन लास्ट में इनके बारे में बात करते चलेंगे, संकेत कैसे क्या बनते हैं। लास्ट वाला युग्मन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसमें की, है ना। तो ये इसके अंदर 4 गुण होते हैं, और एक और इसका गुण होता है, वो होता है कि ये परिरक्षण करता है। ये परिरक्षण करता है। अब ये वाला क्या, परिरक्षण का मतलब क्या है, तो अभी ये कंप्लीट होने के बाद में अपन हम नेक्स्ट परिरक्षण ही पढ़ने वाले कि परिरक्षण किसे कहते हैं, विपरीक्षण किसे कहते हैं। तो देखो, आपके सिंपल सा सवाल आता है कि टीएमएस को समझाओ, या टीएमएस को संदर्भ संकेत की तरह यूज करते हैं क्यों। तो इसका देखो, सबसे पहले आपको कैसे करना है, आपको लिखना है कि इसका नाम होता है टेट्रामेथिलसिनेन, ये संरचना बनानी है। फिर आपको लिखना है कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर 12 हाइड्रोजन या 12 प्रोटॉन लिखना। 12 प्रोटॉन एक संकेत देते हैं, 12 प्रोटॉन एक संकेत देते हैं, जो कि उच्च संकेत बनाते हैं, या प्रबल संकेत बनाते हैं। ठीक है, डार्क संकेत बनता है, मतलब 12 बार ऐसे मिलता जाएगा तो डार्क बनेगा। ये रासायनिक अक्रिय होता है क्योंकि इसके पास में न तो इसे इलेक्ट्रॉनिक जरूरत होती है, ना इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ये दूसरे जो भी कंपाउंड देगा उनको क्या करता है, उनसे रिएक्शन नहीं करता है। इसका क्वथनांक कम होता है, इसे आप गर्म करोगे आसानी से उड़ जाएगा। ये सभी कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय होता है, और ये परिरक्षण करता है। तो ये परिरक्षण वाला अपन समझने वाले है ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे अपन करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं परिरक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग या विपरीक्षण, डिशील्डिंग। 2 परिभाषाएं आती है आपके, जो इस साल भी आएगी, देखना। परिरक्षण या विपरीक्षण की परिभाषा आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएगी, तो इसको आप समझ लेना, और फिर परिभाषा तो आप खुद ही बना पाओगे इसकी। तो देखो, परिरक्षण के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है ये आपकी क्या है, नाभिक है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और अपन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इधर से चक्कर लगा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इस तरह से घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब देखो क्या होता है कि आपने यहाँ पर लगाया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, क्या लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ये यहाँ पर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, आपको पता है ये आपने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहा है। तो जब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन गोल गोल गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर, वो भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ठीक है, आगे करते हैं अपन। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर कर रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से यूं जा रहा है ना, तो अब यहाँ पर देखो, इधर इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। पर यहाँ पर इस दिशा में होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो अब देखो, आपने क्या लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ये हमने यहाँ पर क्या लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया। क्या लगाया, मतलब इस नाभिक के ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी आपके ये यहाँ तक आपके क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। मान लो यहाँ तक आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये तो आपने लगाया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आया, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बोल रहे हैं अपन इसे, ये आपकी क्या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, आपने लगाया कितना, आपने इतना चुंबकीय क्षेत्र लगाया, और इसके कारण कितना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इतना हुआ। तो आपको पता है, जब दो समान चीजें होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है, उसी तरह एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। मतलब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब आपने लगाया तो टोटल इतना, लेकिन इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आपके कितना रह गया, इतना ही रह गया। भाई साहब, हुआ क्या कि आपने इतना चुंबकीय क्षेत्र लगाया, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसे अपन ने क्या बोला, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इसमें इसकी दिशा इस तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, इस दिशा में बढ़ेगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र आपके इस दिशा में बना, है ना। तो देखो आपने लगाया इतना था, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हुआ, ये प्रतिकर्षित हुआ, तो ये इतना सी रहेगा, केवल लगाया इतना था लेकिन इतना ही रह गया। ये आपकी क्या है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, इसे अपन बोला जाता है प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। मतलब टोटल इतना लगाया लेकिन प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र कितना पहुंच रहा है, इतना ही पहुंच रहा है, कम हो गया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है कि इस प्रोटॉन का क्या होता है, परिरक्षण होता है। अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहां जाता है, प्रोटॉन से टक्कर करता और प्रोटॉन को यह अव्यवस्थित कर देता। इसके अंदर भी कुछ न कुछ रिएक्शंस होने लगती है ना, इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से इसका क्या किया, रक्षण किया। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रोटॉन का रक्षण किया। तो इसे अपन बोलते हैं परिरक्षण। क्या बोलते हैं इसे, परिरक्षण। क्या बोलते हैं, परिरक्षण बोलते हैं। तो सुनना वापिस, एक बार वापिस सुनना कि जैसे आपने ये आपके नाभिक है, नाभिक की चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे अपन बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसकी दिशा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ना। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या आएंगे, नीचे आएंगे, इनकी दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है, दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया इतना, लेकिन आपको इसको परिभावी चुंबकीय क्षेत्र टोटल इतना लगा है, लेकिन प्रभावी जो इस पर लग रहा है वो कितना है, कम लग रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस प्रोटॉन का क्या होता है, रक्षण होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से इस प्रोटॉन का क्या होता है, रक्षण होता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आए कि परिरक्षण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब इस नाभिक पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह प्रेरित क्षेत्र चुंबकीय, यह जब सुना ना, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे प्रोटॉन का क्या होता है, रक्षण होता है। प्रोटॉन का रक्षण होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। इसे अपन परिरक्षण कहते हैं। और इससे आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होता है, इससे एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र में खिसक जाते हैं। एनएमआर संकेत जो होते हैं वो उच्च क्षेत्र में होते हैं, क्या होते हैं, खिसक जाते हैं। ठीक है, मतलब समझना यही है कि इसके अंदर आपने टोटल इतना चुंबकीय क्षेत्र लगा है, लेकिन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का इसका मान कितना हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि इस प्रोटॉन का क्या हो जाता है, रक्षण हो जाता है, जिसे अपन परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। तो इसे तो अपन कहते हैं परिरक्षण। इसी तरह होगा आपके विपरीक्षण। तो आप इसे नोट कर लेना और परिभाषा जो मैंने बोली वो लिख लेना, या आप खुद बना लेना। ठीक है, वापिस एक बार परिभाषा बोल देता हूँ कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे अपन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, बाहरी चुंबकीय के विपरीत होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो इससे अपन क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे प्रोटॉन का रक्षण होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। और इस परिरक्षण के कारण एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र में खिसक जाते हैं। इस परिरक्षण के कारण एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र में खिसक जाते हैं। जैसे इसको भी समझ लो कि एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र में कैसे खिसक जाता है। ये आपके डेल पैमाना है। क्या है, डेल पैमाना, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। इसके अंदर डेल पैमाने के अंदर ध्यान रखना, इधर तो होता है आपके उच्च क्षेत्र। क्या होता है, उच्च क्षेत्र। ये आपका उच्च क्षेत्र है ना, और ये होता है आपके निम्न क्षेत्र। जो उस पैमाने के अंदर मैं आपको नहीं बताया, अब ध्यान रखना, ये होता है उच्च क्षेत्र, ये होता है आपके निम्न क्षेत्र, है ना। तो होता क्या है कि मान लो कि जो आपको संकेत मिलना चाहिए था यहाँ पर, संकेत मिलना चाहिए था यहाँ पर क्या होता है, जब परिरक्षण हो जाता है तो संकेत जो होता है उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। मतलब असल में संकेत तो आपको कहां पर मिलना चाहिए था, यहाँ पर मिलना चाहिए था, लेकिन इसका परिरक्षण हो गया। क्या हो गया, परिरक्षण। तो ये संकेत यहां से खिसक कर उच्च क्षेत्र में चले जाते हैं, मतलब यहाँ पर मिलते हैं।
किधर बनते हैं, उच्च क्षेत्र में बनते हैं। तो ये आपके परिरक्षण हो गया। इसी तरह अपन को समझना है विपरिरक्षण, है ना। तो देखो विपरिरक्षण में क्या होता है, वो वही सेम प्रोसेस है। आपने यहाँ पर क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या आपके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब देखो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जब इलेक्ट्रॉन की गति यहां पर थी तो ये तो इसको क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमकर इधर आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन हमने परिरक्षण के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर था, यहां पर था। इलेक्ट्रॉन गति कराए कंटिन्यू, तो ये गति कर आपके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, इस दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर, ऊपर की ओर है, तो अब आपकी चुंबकीय प्रभाव किस ओर होगा, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर था तो दिशा नीचे थी, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे बन रहा था। अब इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, ऊपर होगी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसकी दिशा भी ऊपर है, तो चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वो भी किधर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो अब देखो क्या होगा, देखो आपने लगाया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, आपने क्या किया, इस नाभिक पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, इतना सा लगाया, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, यह बना जो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपने तो लगाया इतना, लेकिन टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, इतना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। भाई आपने तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया, इतना लगाया, और ये आपकी क्या, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। और ये आपकी क्या है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आपने देखो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया इतना, इसकी आपकी बार क्या, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की ओर बनेगा, तो ये ऊपर की ओर इसका प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बना। तो आपने तो इतना लगाया, लेकिन ये जुड़कर कितना हो गया, क्योंकि एक ही दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा, और ये आपके क्या हो गया, इतना हो गया। इतना लगाया, लेकिन आपको चुंबकीय क्षेत्र इतना मिल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो गया, तो ये इस प्रोटॉन में क्या करेगा, रक्षण की जगह क्या करेगा, परिरक्षण, विपरीक्षण करेगा। क्या करेगा, विपरीक्षण करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के रक्षण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन के रक्षण नहीं करेगा, प्रोटॉन को और ये क्या करेगा, डिमेज करेगा, है ना। तो ये होता है आपके विपरिरक्षण। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि NMR संकेत निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं, निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। NMR संकेत क्या होते हैं, निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं, ठीक है। तो विपरिरक्षण की परिभाषा सुनना, वही लिखना है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब इस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, क्या होते हैं, देखो एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्या एक ही दिशा में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाता है। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान एक ही दिशा में होता है, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाता है, जिससे प्रोटोनों का रक्षण नहीं करते हैं, जिससे प्रोटोनों का रक्षण नहीं करते हैं। इसे अपन विपरिरक्षण कहते हैं, विपरिरक्षण या डीशील्डिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, NMR संकेत निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। मतलब मान लो कि आपको संकेत तो इधर मिलने चाहिए थे, ये आपके उच्च क्षेत्र है, इस तरफ ये उच्च क्षेत्र है ना, और ये आपके निम्न क्षेत्र इधर, तो संकेत तो आपको इधर मिलना चाहिए था, लेकिन विपरीक्षण होता है तो संकेत क्या होता है, निम्न क्षेत्र की ओर इधर खिसक जाता है। संकेत यहां पर मिलना चाहिए था, लेकिन संकेत किधर खिसक जाता है, इधर खिसक जाता है, ठीक है। तो ये आपके विपरीक्षण हो गया, ओके। अब जैसे अपन इनके एग्जाम्पल समझ लेते, एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, परिरक्षण और विपरीक्षण का एग्जाम्पल समझते हैं ना। जैसे अब सबसे पहले अपन समझते हैं परिरक्षण। परिरक्षण का एक एग्जांपल वो ध्यान रखना, वो है आपके HC≡CH। H मतलब ये इस तरह से ना,
चार्ज ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है ना। ऐसे लिखो क्या है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या एथिलीन ही है। ये आपकी क्या एथिलीन है, ये भी एथिलीन है ना। अब देखो क्या होता है, आपने यहाँ पर लगा दिया या हमने लगा दिया, आपने नहीं हमने लगा दिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस तरह से उत्पन्न होगा, ये आपके प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इसकी दिशा मान लो इस तरह है ना। सॉरी, ये इसकी दिशा इस तरह पे है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा, ये क्या आपके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र ये हुआ, जिसकी दिशा मैंने बता दी कि इस तरह से इसकी दिशा जा रही है। अब देखो क्या होता है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, यहां से जो आपके दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की, वो किधर है, नीचे की तरफ। देखो इधर ही तो है, नीचे की तरफ ही तो है दिशा, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा होगा, इस तरफ होगा, नीचे की ओर का, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है। ये यहां से जा रहा है एक्चुअल में, है ना। तो इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है। तो देखना, आपने लगाया चुंबकीय क्षेत्र इतना, ठीक है, लेकिन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या विपरीत दिशा में। देखो विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, ये ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। तो मान लो ये इतना आया, ठीक, इतना इसका ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपने लगाया इतना प्राप्त, और इससे ये क्या हो गया, प्रेरित हो गया। तो टोटल कितना हुआ, इतना ही जा रहा है। मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूं कि ये तो आपने लगाया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। ये आपके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है आपके प्रेरित क्षेत्र है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है, टोटल प्रभावी प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब समझ गया ना। देखो भाई, यहां से बाहरी चुंबकीय क्षेत्र गया, इनकी दिशा देखो नीचे की ओर बन रही है, तो ये इसके क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण करेंगे तो आपको मिलना इतना चाहिए था चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन मिल कितना रहा, इतना ही रहा। ये इसके क्या कर रहे हैं, परिरक्षण ही तो करे, एक दूसरे के विपरीत होते क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे। तो ये किसका उदाहरण है, परिरक्षण का, परिरक्षण का। और इस परिरक्षण के कारण क्या होगा, इसका संकेत उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा। मतलब संकेत मिलना का इधर चाहिए था, इधर मिलना चाहिए था, लेकिन ये संकेत खिसक कर इधर आ जाएगा, ये इसका आपको संकेत मिलेगा, ठीक है। तो परिरक्षण को आपकी परिभाषा लिखनी है, और उसके अंदर एग्जाम्पल लिखना, ये वाला H C डबल बॉन्ड C H लिख देना। और अगर आप समझाना चाहो तो इस तरह से समझा देना, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। परिभाषा लिखकर आप एक एग्जाम्पल ये समझा देना, और बहुत बढ़िया है आपके, है ना। अब अपन एक सीखते हैं वी परिरक्षण का ना, एक एक एग्जाम्पल दोनों का। देखो वी परिरक्षण के अंदर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके, H C H डबल बॉन्ड C H और H। ये आपकी क्या है, इसके अंदर आपकी डबल बॉन्ड है। और ध्यान रखना, वो जो अपन पहले लिया था ये वाला H C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसकी संरचना होती है रेखीय। क्या होती है, रेखीय। ये रेखीय नहीं होता, इसकी संरचना रेखीय नहीं होती है ना, ध्यान रखना। तो इसकी संरचना रेखीय नहीं होती, तो ये रोटेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है, पर आप इसको घुमा नहीं सकते हो, है ना। तो अब देखो, आपने यहां पर लगाया चुंबकीय क्षेत्र, पहले इसको सही बना देता हूं, H H H H, है ना। ये इसका, ये आपके क्या है, दो कार्बन में एथीन है ना। ये आपने इस पर लगाया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो इससे क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा निकलती है। चुंबकीय बल रेखा मान लो कि वो जा रही है आपकी इस तरह से, ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखा जा रही है। इनकी दिशा मैं मान लेता हूं इधर इधर इधर, इनकी दिशा इधर, फिर इधर से ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रही, इसकी दिशा है ना, ये दिशा इधर है, फिर इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है।
ये किसका उदाहरण, एथीन का उदाहरण दे रहा हूं और वी परीक्षण का उदाहरण दे रहा हूं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र लगाया, लगा दिया, ठीक है। अब इसके कारण भी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा निकली, वो किधर निकलेगी, देखो इसके कारण तो इधर निकल रही है, इसके कारण भी इधर निकल रही है। लेकिन आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, इस जगह पर हाइड्रोजन है क्या, इस जगह पर, इस जगह आपका हाइड्रोजन नहीं, यानी ना हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन किधर है, इस जगह पर है। मतलब इधर और इधर तो आपकी क्या जा रही है, चुंबकीय बल रेखा यूं जा रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या ऊपर की ओर है। समझ में आया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं है, यहाँ पर नीचे चुंबकीय क्षेत्र मंडल उसका कोई मतलब ही नहीं है। अपने तो हाइड्रोजन इस जगह पर है और इस जगह पर देखो दिशा क्या ऊपर की ओर है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपने लगाया इतना, इतना चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इतना हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आपके प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र आपके, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होंगे कि दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा क्या है, ऊपर की ओर एक ही दिशा में। तो ये इसका क्या करेंगे, इन प्रोटोनों का क्या करेंगे, विपरीक्षण करेंगे। तो ये आपके परिरक्षण और विपरीक्षण कंप्लीट है। तो जैसे अभी हमने जो पिछले वाला किया परिरक्षण और विपरीक्षण, उसके अंदर हमने क्या किया, मैंने उसकी परिभाषा आपको केवल बोली है, लिखी नहीं है। तो जो मैंने बोला आप वो लिख देना, और अगर वो एग्जाम्पल साहब जैसे मैंने बताया डायग्राम बनाकर बताया वो भी बना दो, तो आपके लिए अच्छे नंबर मिलेंगे ना। तो परिभाषा नहीं बोली तो आप खुद बना लेना, है ना। जिसके अंदर बन जाएगी उसके अंदर मैं लिख दूंगा, और जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ तो आप वो उसका आप लिख देना कॉपी के अंदर आपके, है ना। तो अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक विस्थापन। ये भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक विस्थापन क्या होता है। तो ये परिरक्षण विपरीक्षण से संबंधित है ना। देखना कैसे है। ये आपकी क्या है, डेल पैमाना है। क्या है, डेल पैमाना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह जाता जाएगा। मान लो आपके पास में कोई भी अणु है जिसका संकेत यहाँ पर बना, बीचों बीच किधर बना, पहले इसके अंदर बता देता हूं। ये आपकी उच्च क्षेत्र है, क्या है, उच्च क्षेत्र। ये आपकी क्या है, निम्न क्षेत्र, ठीक है। मान लो कि आपके कोई अणु जिसका संकेत बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर किधर बढ़ना चाहिए था, इधर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसका क्या हुआ, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो इसका परिरक्षण हो गया। क्या हो गया, परिरक्षण हो गया। इसका क्या हो गया, परिरक्षण हो गया। और अभी हमने पढ़ा परिरक्षण होने के कारण संकेत क्या होते हैं, उच्च क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। इसका क्या हो गया भैया, परिरक्षण हो गया, परिरक्षण। तो चुंबकीय आपको संकेत मिलना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन संकेत खिसक कर वैसा इधर उच्च क्षेत्र में आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। और मान लो कि आपने इस पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगाया कि इसका विपरिरक्षण हो गया। क्या हो गया, इसका विपरिरक्षण हो गया, विपरिरक्षण हो गया। तो आपको पता है कि अगर विपरीक्षण होता है तो संकेत निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं, संकेत निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाते हैं। निम्न क्षेत्र इधर है, तो मान लो कि यह संकेत यहाँ पर आ जाता है, ये वाला संकेत इधर आ जाता है। तो इसे अपन कहते हैं संकेतों का परिरक्षण और विपरीक्षण के कारण अपने स्थानों से विस्थापित होना क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन कहलाता है। सुनना वापिस है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर संकेतों का, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर संकेतों का परिरक्षण विपरीक्षण विपरीक्षण के कारण अपने स्थानों से विस्थापित होना, मतलब विस्थापित होना क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन कहलाता है। मतलब कि अगर संकेत तो आपको यहाँ पर मिल रहा था किसी अणु का, लेकिन उसका परिरक्षण हो गया तो संकेत आपको उच्च क्षेत्र में मिलेगा, और विपरीक्षण हो गया तो आपको संकेत किधर मिलेगा, निम्न क्षेत्र में। ये आपको कौन सा क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र है। तो इससे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक विस्थापन कहते हैं, है ना। तो अगर इसकी परिभाषा हो तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा तो सुनना, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न, परिभाषा अभी कॉपी में लिख लेना। ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण और विपरीक्षण प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण और विपरीक्षण प्रभाव के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर संकेतों का, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर संकेतों का विस्थापित होना क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई, वापिस बोलो एक बार। तो परिभाषा इसकी ये है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण और विपरीक्षण प्रभाव के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर संकेतों का अपने स्थान से विस्थापित होना, अपने स्थान से विस्थापित होना क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन कहलाता है। और फिर आप ये डायग्राम बनाकर बता देना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे।
परिरक्षण होगा तो संकेत किधर चला जाएगा, उच्च क्षेत्र में। विपरीक्षण होगा तो संकेत आपके निम्न क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ना। अब हम जो आगे पढ़ने वाले चक्रण चक्रण विपाटन, उसको समझने से पहले एक आप थोड़ी सी छोटी बात ध्यान रखना, वो है ट्रिपल डी, डी डी डी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या, इस डी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, इस डी का मतलब होता है, इस डी का मतलब होता है आपके डिशिल्डिंग, डिशिल्डिंग यानी विपरीक्षण। और इस डी का आपके मतलब होता है डाउन फील्ड, डाउन फील्ड यानी निम्न क्षेत्र। ट्रिपल डी है, एक डी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक का मतलब डिशिल्डिंग, एक का मतलब डाउन फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो उस जो भी आपके अणु दे रखा होगा उसका क्या होगा, विपरीक्षण होगा। क्या होगा, विपरीक्षण होगा। और विपरीक्षण होगा तो संकेत क्या होगा, निम्न क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो विपरीक्षण होगा, और विपरीक्षण होगा तो आपको पता है जो NMR संकेत होता है वो निम्न क्षेत्र में खिसक जाएंगे। बस ये आप छोटा सा फंडा ध्यान रखना, क्योंकि अब जो अपन पढ़ने वाले उसमें ये उपयोगी है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रण चक्रण युग्मन, या युग्मन न लिख रहा हो तो विपाटन लिख रहेगा। युग्मन लिखा सकता है या विपाटन लिखा सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या वो ये देख लो, फिर हम इसको समझते हैं। एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन अथवा प्रोटोनों की चक्रण से अन्योन्य क्रिया को चक्रण चक्रण विपाटन कहते हैं। एक नाभिक के चारों ओर का प्रभावित क्षेत्र निकटवर्ती परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु से उत्पन्न स्थानीय क्षेत्र के कारण कम या अधिक हो जाता है। ये तो परिभाषा, आप इसको लिख लो, परीक्षा के अंदर ये लिखनी। अब ये क्या लिखा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली लाइन कि एक प्रोटॉन के चक्रण की, जब प्रोटॉन चक्रण करता है कि उसके निकटवर्ती प्रोटॉन अथवा प्रोटोनों से चक्रोनों से जो अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है आकर्षण क्रिया होती है, उनके बीच में जो आकर्षण होता है को अपन क्या कहते हैं, चक्रण चक्रण विपाटन या चक्रण चक्रण युग्मन कहते हैं। जैसे देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। एग्जांपल है आपके CH3 CH2 Br, क्या है आपके Br जुड़ा है। आपको पता है जो ये Br है ब्रोमीन, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, -I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव। मतलब देखो ये Br क्या करता है कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, और ये Br इससे भी कार्बनों को अपनी ओर क्या खींचता है, अपनी ओर खींचता है। लेकिन देखो होता क्या है कि ये Br इसके तो पास में है तो इससे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, और ये दूर है तो इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को कम खींचता है। तो अभी मैंने आपको डी वाला फॉर्मेट बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन कम विपरीक्षण, और वो किस में क्षेत्र में बढ़ेंगे, संकेत निम्न क्षेत्र में संकेत बढ़ेंगे। तो इनमें इलेक्ट्रॉन किसके पास में कम होंगे, देखो Br इसके पास में ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा और इससे कम खींचेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा। पहले नंबर पर आपके ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा, फिर इसके अंदर है। ठीक है, पहले मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है और इससे कम इसके अंदर है, मतलब सॉरी इससे थोड़े से ज्यादा इसमें होंगे, क्योंकि Br क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो इनमें से बताओ, मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे ये A है, ये A है और ये B है। तो कौन सा मतलब निम्न क्षेत्र की ओर बनेगा, जैसे आपको पता है इनमें क्या हो रहा है, विपरीक्षण हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, विपरीक्षण हो रहा है इन दोनों का। तो परीक्षण हो रहा है तो ये आपके इधर निम्न क्षेत्र है, क्या है, निम्न क्षेत्र। मतलब आपके जो संकेत बनेंगे वो इधर बनेंगे, इधर तो बढ़ने वाले नहीं, इधर बढ़ेंगे निम्न क्षेत्र की ओर विपरीक्षण के कारण। तो इसका परीक्षण इसका विपरीक्षण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा है। इसका संकेत बनेगा इधर, ये आपके A, और B का संकेत बनेगा आपके इधर, ये B का संकेत। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके हमें दो संकेत मिलेंगे। NMR, इसके संकेत कितने मिलते हैं, NMR NMR संकेत, सिग्नल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं इसके। और कैसे बनते हैं इसके लिए आप वीडियो देख लेना, जो पहले वीडियो बना रहेगी NMR संकेत वाली, वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी कि संकेत 2 कब बनते हैं, 3 कब बनते हैं ना।
तो इसके संकेत बनते कितने, 2 बनते हैं। संकेत भी किसके बनते हैं, हाइड्रोजन के बनते हैं। ब्रोमीन का संकेत नहीं बनता है, हाइड्रोजन के संकेत बनते हैं ना। 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो 2 संकेत बने, ए और बी। ठीक है, तो अपन ने देखा कि इस तरह से ये होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि इनके अंदर जो प्रोटॉन होते ही है, हाइड्रोजन का मतलब क्या, प्रोटॉन है ना। इनमें क्या होता है, इनमें भी क्रिया होती है, इनमें आकर्षण होता है। तो आकर्षण होती है तो इनका क्या होता है, युग्मन होता है, या आप इनको कह सकते हो विपाटन होता है। मतलब ये जो संकेत इस तरह से अपन को दिख रहे 2 बनने चाहिए थे, वो 2 न बनकर कुछ इस तरह से बनते हैं। 2 से ज्यादा बनते हैं, वो भी आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं। तो इनका जो विपाटन होता है, ये संकेतों का, वो विपाटन होता है n+n से। किससे होता है, n+n के अनुसार इनका विपाटन होता है। देखो कैसे है, ये आपकी क्या ए है, ये आपका लिखना, ये आपकी क्या बी है ना। इसका जो विपाटन होता है वो इसके कारण होता है। यह हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, यह हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, इससे क्रिया करता है। यह हाइड्रोजन परमाणु इससे क्रिया करता है। तो देखो सूत्र अपने लगाएंगे n+n। n का मतलब क्या होता है कि इसके पास वाले पड़ोसी के पास में हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास में हाइड्रोजन कितने, 3 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3+1। क्या लिखूंगा, 3+1। एग्जाम्पल के लिए एक बार मान लो इधर होता है, मान लो CH3 होता है, नहीं इधर आप मान लो जैसे OH होता है, मान लो ना OH होता है। तो अब देखो इसके कारण तो इस पर कितना है, 3 आया, और इसके कारण H कितना है, 1 आया। तो अपन यहाँ पर 1 को लिखते हैं, 1+1। अगर यहाँ पर OH होता है तो इस H के कारण भी इस पर क्या होता है, एक n का मान और जोड़ दो, तो आप इसे लिखते हैं n+n। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 4, और ये कितने, 2, 6। तो टोटल 6 संकेत बनते हैं इसके। इसके कितने संकेत बनते हैं, 6 संकेत बनते हैं। लेकिन आप कुछ नसीब हो, यहाँ पर आपकी क्या Br जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा, Br, और Br का संकेत नहीं होता, संकेत हमेशा हाइड्रोजन को मिलता है। ठीक है, तो n+n के अनुसार इसका विपाटन होगा, किसके अनुसार होगा, n+n के अनुसार इसका विपाटन होगा। और विपाटन में n कितना लिखना, इधर वाले लिखना 3, तो 3 और 1 4, ये आ गया आपके 4। और इसमें आपके होगा इसके कारण विपाटन 2 के कारण, n+n। n कितना है, 2 है, कितना, 2, तो 2+1 यानी 3। तो अगर आपको पता है 3 होता है तो अपन इसे बोलते हैं ट्रिपलेट, और अगर 4 हो तो क्वाड्रेट, इसे बोला जाता है ना ट्रिपलेट और क्वाड्रेट। तो हमें जिसके संकेत मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, देखो पहले आपकी को क्या बनेगा, पहले आपकी देखो इधर हमने लिखा था, इधर ए बनेगा और इधर बी बनेगा, इधर ए बनेगा इधर बी बनेगा। तो देखो ट्रिपलेट के कितने संकेत बन रहे हैं, 3, और सॉरी बी के कितने संकेत बन रहे हैं, 3, ए के कितने संकेत बन रहे हैं, आपके 4 संकेत मिल रहे हैं। अब इनको संकेत बनाने का भी एक तरीका होता है, तो वो तरीका क्या जो देखना, उसके बाद में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक तरीका होता है, जैसे इधर आपके मान लो सिंगलेट का मतलब सिंगल यानी एक। अगर आपका है डबलेट, सिंगलेट के बाद में क्या था, डबलेट। तो डबलेट को बनाने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, इस नंबर के नीचे डॉट बनाना है, 2 टिप्पे खींचनी है, और इधर एक, इधर भी एक लिख दो, इधर भी एक लिख दो। तो डबलेट के कैसा संकेत बनता है, 1 1, और इसका संकेत कैसे बनता है, इनका संकेत बनता है सिंगलेट का सिंपल ऐसे। डबलेट के कितने 2 संकेत है, 1 और ये 2 संकेत, इस तरह से। इस तरह से इसके संकेत बनते हैं। फिर डबलेट के बाद में क्या था आपके ट्रिपलेट, ये इंपॉर्टेंट। अभी देखो संकेत जो बनाएंगे अपन इसी से बनाएंगे। अब क्या करना है कि इन डॉटों, इनके संख्याओं के नीचे आपको डॉट लिखना है। देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 के नीचे डॉट बनाना है, इस 1 के नीचे डॉट बनाना है। इधर लिख दो 1, क्या लिख दो, इधर 1 लिख दो, इधर भी 1 लिख दो। ये 1 मैंने इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। अब इन बीच में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ दो। 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है 2, क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। अब इनके संकेत कैसे मिलेंगे, 1 2 1, 1 2 1 का मतलब देखो ये 1, ये 2 और ये 1, इस तरह से इसके संकेत बनते हैं। मतलब ट्रिपलेट का संकेत कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा। समझ में आया, ये 1, ये आपके 2 और ये आपके वापिस 1, इस तरह से इसका संकेत बनता है। ठीक है, इसी प्रकार ट्रिपलेट के बाद में आपकी क्या था, क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट में क्या करोगे आप भाई, यहां पर डॉट, इसके नीचे डॉट, 2 के नीचे डॉट और 1 के नीचे डॉट। पहले तो क्या करोगे, इधर 1 लिख दो, इधर 1 लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3, इधर 3 लिख दो। 2 और 1 को जोड़ो 3, ये 3। इसके क्वाड्रेट का संकेत कितना बढ़ेगा, 1 3 3 1। अब देखो 1 3 1 कैसे, ये 1,
ये 3, ये 3 और ये वापस 1। इस तरह से इसका संकेत बनता है। वापस बताऊं, चलो नीचे बता रहा हूं, देखना। पहले 1 तो ये 1 संकेत, ठीक है। फिर 3, 3 का मतलब है ये 3, फिर वापस 3, ये 3, और फिर वापस 1 तो ये 1। इस तरह से इसके संकेत बनते हैं क्वाड्रेट के। आइए समझ में। इसी प्रकार आपके जैसे अब जैसे 4 के बाद में जो भी आते, जैसे 5, 6, 7 वाला होता है, तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लेट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट। जैसे देखो, अब इसके जैसे बनाना तो 1 के नीचे आपको डॉट लगाना है, 3 के नीचे डॉट लगाना है, वापिस 3 के नीचे डॉट और 1 के नीचे डॉट, ठीक है। 1 के नीचे डॉट, इधर 1 लिख दो, लास्ट में भी 1 लिख दो। इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, यहाँ पर लिखो। 3 और 3 को जोड़ो 6, यहाँ पर लिखो। 3 और 1 को जोड़ो 4। इस तरह से तो मल्टीप्लेट आगे और भी हो सकते हैं ना, इनका डॉट लगा सकते हो आप, आगे बढ़ते जाएंगे। इनके संकेत कैसे बनेंगे? देखो 1 4 6 4 1, टोटल संकेत कितने बने? देखो 5, 1 2 3 4 5। इसके संकेत कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ। ट्रिपलेट, और इसकी तो जरूरत है इधर बताना पड़ेगा ऊपर। 1 देखो ये 1, फिर उसके बाद में ये 4, 4 के बाद में ये आपके 6, 6 के बाद में आपके वापिस 4, और 4 के बाद में वापिस 1। इस तरह से संकेत बनते हैं किसके? मल्टीप्लेट के। आइए समझ में संकेत बनाना। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे 1, फिर इसके नीचे डॉट लगा दो, दोनों तरफ 1 1 लिख दो। इन डॉट के नीचे वापिस क्या लिखो? इनके नीचे डॉट डॉट लिख दो, इधर 1 इधर 1, इन दोनों को जोड़ दो। सेम ऐसे ही करना, इनके इसके नीचे डॉट, इसके नीचे डॉट, इसके नीचे डॉट, इधर 1 लिखा, 1 और 2 को जोड़ा 3, 2 और 1 को जोड़ा 3, और लास्ट में आपको 1 लिखना है। और फिर इस तरह से आपको क्या करना है? संकेत बनाना है। तो अब बताओ इसका संकेत कैसे बनेगा भाई? ये ट्रिपलेट और ये क्वाड्रेट। पहले बी का संकेत, बी इधर बन रहा है, बी के कितने संकेत बन रहे हैं? ट्रिपलेट, यानी 3। 3 के लिए अपने कैसे बना है? इस तरह से। तो देखो 3 के लिए संकेत कैसे बनता है? 1 2 और ये वापिस 1, इस तरह से। फिर बी के लिए बन गया, ए के लिए कितने? 4, 4 के लिए आप कैसे बनते हैं? क्वाड्रेट। 1 3 3 1, ये सॉरी ये बनेगा ना। तो देखो इधर से बना रहा हूं मैं, 1 3 3 1, और ये इस तरह से। ये आपके बी है, ये आपके ए हैं। तो संकेत तो आपको सिंपल कैसे बनने चाहिए थे? ऐसे बनने चाहिए थे। 2 संकेत, ये ए का संकेत, ये बी का संकेत, ऐसे बनने चाहिए था। लेकिन ये संकेतों का क्या हो गया? विपाटन हो गया। किसके कारण हुआ विपाटन? इन हाइड्रोजनों के कारण हुआ। वही अपने परिभाषा लिखी, प्रोटोनों के कारण या हाइड्रोजन के कारण इनका क्या हो जाता है? इनके बीच में अन्योन्य क्रिया हो जाती है, जिसके कारण इनका क्या होता है? विपाटन हो जाता है। इस तरह से अपन इसे क्या बोलते हैं? युग्मन। युग्मन विपाटन बोलो या चक्र, सॉरी चक्रण चक्रण विपाटन बोलो या चक्रण चक्रण युग्मन बोलो। तो इस तरह से आपको पहले परिभाषा लिखनी है और ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना एग्जाम के अंदर आए तो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? केवल ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना, इतना और लिख देना, तो आपके वो परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब आपके एक लास्ट बची है परिभाषा, जो सिंपल से समझकर अपन वीडियो को खत्म करेंगे। अब हमारी लास्ट परिभाषा है, उसके बाद में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो परिभाषा क्या है? युग्मन स्थिरांक की है। ये वैसे आपके 2020 के अंदर आ चुकी है, तो आपको इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। युग्मन स्थिरांक को जैसे दर्शाते हैं, किसी मल्टीप्लेट के 2 निकटतम शिखरों के, किसी मल्टीप्लेट के 2 निकटतम शिखरों के केंद्र बिंदुओं के मध्य की दूरी को युग्मन स्थिरांक कहते हैं। समझना, इसको समझो। जैसे मल्टीप्लेट की अभी हमने बात की, मल्टीप्लेट क्या होते हैं? जिसके मतलब 4 से ज्यादा होते हैं। वैसे आप 2 संकेत की बात करते हो, 2 संकेत, जैसे भी अपने संकेत बनाए थे इधर वाले अनुपात में, वो संकेत बनाए थे ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है? जैसे मान लो कि ये 2 संकेत है, इस तरह से संकेत है। तो इन संकेतों के ये जो केंद्र है, ये शिखर है, इनके जो बीच की दूरी होती है ये वाली, इसे अपन युग्मन स्थिरांक कहते हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, जो मल्टीप्लेट होते हैं उनके शिखरों के केंद्र के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? युग्मन स्थिरांक कहलाती है। समझ गए आप? ये आपके क्या मल्टीप्लेट्स हैं, संकेत हैं, जिनके ये शिखर है, शिखरों के मध्य के बीच की दूरी, 2 शिखरों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आपके युग्मन स्थिरांक कहलाएगी। ये परिभाषा लिखी कि किसी मल्टीप्लेट के 2 निकटतम शिखरों के केंद्र, ये शिखर है, इनके केंद्रों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं? युग्मन स्थिरांक कहते हैं ज। और इसका मान ध्यान रखना, प्रोटॉन उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। मतलब जो भी आपके प्रोटॉन दे रखे हैं,
वो रासायनिक तुल्य प्रोटॉन है या रासायनिक तुल्य प्रोटॉन नहीं है, उन पर निर्भर करता है। न कि लगा के चुंबकीय क्षेत्र पर कि आपने जो भी अणु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करेगा? जो अपने प्रोटॉन है उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, मेन तो ये परिभाषा लिखनी होती है, इतनी सी है ना। तो दो शिखरों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपके युग्मन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो अपने टॉपिक किए कौन कौन से, टीएमएस वाला, परीक्षण विपरीक्षण वाला, आपके रासायनिक विस्थापन और चक्रण विपाटन वाला, ये युग्मन वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके एग्जाम के अंदर देखना एक जरूर क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनाई, वो भी देख लेना। और दो वीडियो मैंने बना रखी भौतिक की। तो आपके अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने टोटल 4 वीडियो बना रखी, 2 भौतिक की, 2 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इनको देख लेना, इनसे आपके लगभग 30 से 35 नंबर आराम से एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।